पोस्ट सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज हम लेके आए हैं रेलवे एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 30 MCQ क्वेश्चन। तो ये टॉप 30 क्वेश्चन जो है वो रेलवे के सभी तरह के एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, लगभग 10 से 15 सालों से। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे के NTPC, RPF, ग्रुप डी या किसी भी विभाग की तैयारी कर रहे हैं रेलवे के, तो ये 30 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होने वाले हैं। तो अच्छे से वीडियो को पढ़िएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग वाली एक तकनीक एंडोस्कोपी किस परिघटना पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रेलवे के एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तक, कौन सी पुस्तक? मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुरेंद्र कुमार। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन है? सुरेंद्र कुमार, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ईमेल, ईमेल में BCC क्या होता है? ठीक है, ईमेल में BCC क्या होता है? इसका पूर्ण रूप क्या है? चलिए देख लेते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो पूर्ण रूप है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था? ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो 1919, ठीक है। कौन सा एक्ट? 1919, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम है, तो उसका नाम क्या था? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वदेशी आंदोलन। क्या था? ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल संवर्धन, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? जल संवर्धन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है या किस देश के संविधान से लिया गया है? कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है या किस देश से लिया गया है? तो वो देश है आयरलैंड। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देता है? जो हरी पत्तियों का पौधा होता है, अगर लाल रोशनी में उसे रखा जाए तो वो किस कलर का दिखाई देगा? तो वो दिखाई देगा काले कलर का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कैसा कलर? काले कलर का दिखाई देगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था? ठीक है, निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था? तो वो समझौता था दोस्तों लखनऊ समझौता, ठीक है। ऑप्शन ए लखनऊ समझौता था, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 1916 में हुआ था, ठीक है। डेट भी याद रखनी है आपको, वर्ष याद रखना है कि 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, जो जिसका लक्ष्य था हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, यानी कि अगर ये अब्सेंट होते हैं, ये नहीं होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? यानी कि अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति किसी कारणवश अगर भारत में नहीं है प्रेजेंट टाइम में, तो
उनकी जगह पर कौन देश को चलाएगा या उनको राष्ट्रपति की जगह उनका कार्य करेगा, तो कौन करेगा? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं हैं उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश तब तक कार्यभार संभालेंगे जब तक कोई नया राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नियुक्त नहीं हो जाता या निर्वाचित नहीं हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर थे उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो याद रखेंगे पल्लव वंश द्वारा कराया गया था, यानी कि पल्लवों द्वारा करवाया गया था। पल्लव में जो एक राजा थे प्रथम, कौन से? राजा नरसिंह वर्मन जो थे प्रथम थे, जिन्होंने 7वीं 8वीं के लगभग 7वीं 8वीं 10वीं के लगभग महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे कौन से राजा थे? राजा नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। ऑप्शन सी 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम होगा जब? वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम होगा जब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिक आर्द्रता हो। ठीक है, कब होगा? जब अधिक आर्द्रता होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है मृदा का प्रयोग किए बिना पौधे को उगाया जा सकता है? किस तरह से पॉसिबल है ये? मृदा के बिना यानी मिट्टी के बिना पौधा उगाया जा सकता है। कैसे उगाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? पोषक घोल के द्वारा। ठीक है, पोषक घोल के द्वारा। और इसे क्या और कहा जा सकता है? क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, और क्या कहा जा सकता है? हाइड्रोपोनिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अम्लों का प्रतिरोध करने वाली स्टील की किस्म है? अम्लों का प्रतिरोध करने वाली स्टील का, यानी कि जिसमें जंग नहीं लगता है, तो वो कौन सी स्टील है? स्टेनलेस स्टील कहा जाता है उसे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या कहा जाता है? स्टेनलेस स्टील। अगला क्वेश्चन, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1901 में, वर्ष भी याद रखेंगे, वर्ष 1901 में शांति निकेतन का निर्माण किया था। ठीक है, याद रखेंगे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला क्वेश्चन, एनीमोमीटर किसका माप करता है? एनीमोमीटर किसका माप करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये करता है वायु की गति। ठीक है, हवा या वायु की गति का माप करता है कौन? एनीमोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है बुलेट प्रूफ जैकेट जो होता है उसको बनाने के लिए किन तंतुओं का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए? केवलर का। ठीक है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी केवलर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, अग्नाशय। ठीक है, ऑप्शन ए अग्नाशय। ठीक है, जिसे पेनक्रियाज भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, याद रखेंगे। पीडीएफ सभी लोग जानते होंगे। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, याद रखेंगे। पीडीएफ का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो वो कौन सा है दोस्तों? कथक है। ठीक है, याद रखेंगे। उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश भी कह सकते हैं आप। जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है?
कथक है, ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ कथकली देख सकते हैं आप, इसके बारे में भी जान लीजिए। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, किस राज्य का? तो ये दोस्तों केरल का है, ठीक है, याद रखेंगे। कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है, कहाँ का है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कहाँ का है दोस्तों? तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ठीक है। चारों ऑप्शन क्लियर कर लीजिए, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, वो साहित्य के क्षेत्र में मिला था, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए, ठीक है। वर्ष याद करना हो तो 1913 में इनको गीतांजलि के इंग्लिश अनुवाद के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को, याद रखिएगा। ये सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले हैं भारत में। अगला क्वेश्चन कहता है घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था? घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था? देखिए ये पारित तो हुआ था 2005 में, पर लागू हुआ था 2006 में, ठीक है। तो यहाँ लागू पूछ रहा है, तो लागू जो हुआ था ये 2006 में लागू हुआ था, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि ये जनता की अफीम है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्म के बारे में ये किसने कहा था कि ये जनता की अफीम है? किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर हो तो ऑप्शन डी मार्क्स, ठीक है, मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है सीमांत गांधी किससे कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? राज्यसभा का अगर सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो याद रखेंगे 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और हाँ, लोकसभा यही पूछ ले आपसे, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो दोस्तों 25 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 25 वर्ष लोकसभा और 30 वर्ष राज्यसभा। चलिए अगला क्वेश्चन, वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो वायु दाब को मापने के यंत्र को कहा जाता है दोस्तों बैरोमीटर, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या कहा जाता है? बैरोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? जो दूध में प्रोटीन पाया जाता है वो मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन डी कैसीन। कैसीन प्रोटीन जो है मुख्य रूप से दूध में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हमारा आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हमारा आखिरी क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में पूरी तरह से घुलनशील है, यानी कि घुल जाता है? तो देखिएगा जो ऑप्शन है यहाँ पर, यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। पर ऑप्शन सी यानी कि विटामिन सी के द्वारा, विटामिन सी के अलावा और विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये दो विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नए हो तो दोस्तों ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। ये थे टॉप 30 क्वेश्चन जो रेलवे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, रोज़ डेली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।